नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि सरकारी भूमि पर, सरकारी संपत्तियों पर जो अतिक्रमण, अवैध कब्जा और अवैध निर्माण होता है, उसके क्या कारण हैं और उनका क्या निवारण है तथा अतिक्रमण रोधी अभियान में क्या बाधाएं आती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको कुछ उदाहरणों के साथ कुछ वर्तमान में केसेस हुए हैं अतिक्रमण के संबंध में, उनके बारे में 8-10 केसेस के बारे में बात करूंगा। तो अभी हाल ही में, ये तो बहुत ही नई घटना है, ये कल की ही घटना है। ये 13 फरवरी 2023 की घटना है कि कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मड़ौली गांव में ग्राम समाज की भूमि पर कुछ अवैध अतिक्रमण हो गया था, जिनको हटाने के दौरान वहां पर एक महिला और उसकी 19 वर्षीय बेटी की आग से जलकर मौत हो गई। तो ये एक बहुत हृदय विदारक घटना थी। इस घटना ने मुझे झकझोर दिया और मुझे इस वीडियो को आपके सामने रखने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, पहले मैं इस घटना के बारे में विस्तार से आपको बताता हूँ क्या हुआ था। दोस्तों, अभी कल के दिन 13 फरवरी 2023 को कानपुर देहात जिले के रूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मड़ौली गांव में एसडीएम और पुलिस की टीम के साथ ग्राम समाज की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीएम के नेतृत्व में अभियान शुरू हुआ। तो वहां पर कृष्ण गोपाल दीक्षित नाम के एक व्यक्ति द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करके वहां पर कुछ निर्माण किया हुआ था, उसको ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई शुरू की गई। इसी बीच कृष्ण गोपाल की 50 वर्षीय पत्नी प्रमिला और उनकी 19 वर्षीय बेटी नेहा ने समीप स्थित झोपड़ी में जाकर आग लगा ली और आग की लपटों से झुलसते हुए उनकी मौत भी हो गई। दोस्तों, ये घटना चाहे वो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित हो या मानवीय दृष्टिकोण से दो लोगों की आग से, इस घटना से दुखी होकर मरने की बात हो, हृदय विदारक तो है ही। दोस्तों, हुआ ये था कि इससे पूर्व भी 14 जनवरी को जिला प्रशासन द्वारा इसी ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई थी। तो जो भूमि पर अतिक्रमण करता थे श्री कृष्ण गोपाल जी, उनके द्वारा कुछ मोहलत मांगी गई कि कुछ दिनों बाद मैं स्वयं हटा लूंगा और थोड़ा समय दे दिया जाए। उनको मोहलत दे दी गई। इस बीच उन्होंने कुछ वहाँ के राजनीतिक लोगों से संपर्क करके और कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क करके उस अतिक्रमण को ना हटाने का अपना मन बना लिया और वहां बने रहे। इसी बीच दोबारा से कल 13 फरवरी को जब जिला प्रशासन एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ उस अतिक्रमण को हटाने गया तो अभियान चल ही रहा था। इसी बीच उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने आग से जलकर अपनी आत्महत्या कर ली। एक तरह से आग से वो उन्होंने अपने आप को जला लिया। ये एक घटना है। इसी तरह हम अतिक्रमण के संबंध में और कुछ केसेस बताते हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो मेहरौली के पुरातत्व पार्क इलाके में इस समय पिछले कई दिनों से जो वहाँ कच्ची झुग्गी झोपड़ियाँ अवैध निर्माण बने हुए हैं, अतिक्रमण जिन पर किया हुआ है पुरातत्व इलाके पार्क में, उनको भी डीडीए द्वारा, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हटाया जा रहा है। कई दिनों से अभियान चल रहा है। ये भी एक उसी श्रेणी का अतिक्रमण है जो सरकारी भूमि पर, जो पुरातत्व पार्क की जमीन थी, उन पर अवैध निर्माण से अतिक्रमण करके बनाई गई झुग्गी झोपड़ियों का हटाने से संबंधित अभियान है। ये अभियान चल रहा है और इसमें भी काफ़ी नेतागिरी हो रही है। काफ़ी विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग इसको गलत बता रहे हैं, सरकार इसको सही बता रही है। कारण कुछ भी हो, ये सही है गलत है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का जो भारत में एक प्रचलन है, वो भी यहाँ परिलक्षित होता है कि इस तरह अगर कोई लोग पहले तो कब्जा कर लेते हैं और ज़्यादा दिनों तक उस पर रहते हैं तो अपना अधिकार समझते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उनको हटना ना पड़े, और फिर सरकार बलपूर्वक विधिक रूप से उनको हटाने का जब काम करती है तो उनका विरोध होता है सरकार का उस अतिक्रमण हटाने की क्रिया का। इसी तरह आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नोएडा के एक बहुमंजिले भवन जिसका नाम ट्विन टावर्स है, उसके अंतर्गत शीर्ष न्यायालय के आदेश पर विस्फोट करके बहुमंजिले भवन को गिरा दिया गया था। उस भवन का निर्माण भी उस सोसाइटी के अंतर्गत पार्क और ओपन स्पेस के रूप में जो सार्वजनिक भूमि थी उस पर अतिक्रमण करके किया गया था।
शीर्ष न्यायालय के आदेश पर उसको भी विस्फोट करके ढा दिया गया था। ये भी एक उदाहरण है भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में। अभी वर्तमान में भी कुछ दिन पहले और अभी भी चल रहा है, नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा जो यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित हजारों की संख्या में फार्म हाउसेज बने हुए हैं, उनको ध्वस्त किया गया है, लगभग 1000 फार्म हाउसेज को, और ये क्रिया भी अभी जारी रहेगी। दोस्तों, इसी तरह एक और काफी बड़ा मामला है मथुरा का। मथुरा में अगर आप आगरा से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो बाईं तरफ जय गुरुदेव बाबा का आश्रम है। जय गुरुदेव बाबा के आश्रम के ठीक अपोजिट रोड की दूसरी तरफ यूपीएसआईडीसी की तत्कालीन जो विभाग था, उसका नाम उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम था, यूपीएसआईडीसी था। अब तो उसका नाम यूपी सीडा हो गया है, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया। तो उस समय यूपीएसआईडीसी द्वारा मथुरा के महोली, पन्नापुर और मथुरा बागल गांव में 326 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल एरिया साइट ए के नाम से विकसित की गई थी। उस इंडस्ट्रियल एरिया में यूपीएसआईडीसी द्वारा विभिन्न आवंटियों को इंडस्ट्रियल प्लॉट डेवलप कर के बिक्री कर दिए गए थे, अलॉट कर दिए गए थे, और उसके बाद जय गुरुदेव प्रचारक संस्था द्वारा उन आवंटित भूखंडों पर अवैध रूप से अतिक्रमण और कब्जा करके उसके लगभग 61 एकड़ भूमि को कब्जा कर लिया गया, जो आज तक जिला प्रशासन या सरकार खाली नहीं करा पाई है। जबकि यूपीएसआईडीसी के एमडी ने 26 अगस्त 2020 को इसके लिए जिलाधिकारी मथुरा को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यूपीएसआईडीसी की 326 एकड़ अर्जित और पुनर्ग्रहित भूमि में से 61 एकड़ भूमि पर 61 एकड़ भूमि पर जय गुरुदेव प्रचारक संस्था द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। आज तक वो कब्जा खाली नहीं हो पा रहा है। अभी हाल ही में कुछ चर्चा आपने सुनी होगी काफी तेजी से थे कि हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके में रेलवे की कई एकड़ जमीन को कई वर्षों से अतिक्रमण करके उनका अवैध निर्माण वहां पर किया हुआ है। उसको हटाने के लिए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे। उसके क्रम में अतिक्रमण हटाने की क्रिया की गई, जिस पर कि शीर्ष न्यायालय ने अतिक्रमण को हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश को फिलहाल रोक दिया है। इसी बीच 30 जनवरी को उस बनफूलपुरा इलाके में कुछ नए अतिक्रमण होने की सूचना मिली, जिस पर रेलवे ने अपनी इंक्वायरी की और पाया कि इसमें कुछ और नए अतिक्रमण हो रहे हैं। तो जब वो अपने नए अतिक्रमण को परिसीमन करने का, जांच करने का काम कर रहे थे, उसी समय जो वहाँ का अतिक्रमण की जांच करने के लिए जो दल था, सरकारी सिस्टम था, उस पर कुछ लोगों ने पथराव किया, बुलडोजर पे पथराव किया। जो वहाँ के सरकारी अधिकारी कर्मचारी थे, इस दल में काम करने के लिए लगे हुए थे, परिसीमन करने के लिए और नए अतिक्रमण की जाँच करने के लिए, उन पर पथराव किया, जिसके विरोध में गवर्नमेंट ने पथराव करने वाले कई लोगों पर हिंसा और पथराव करने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोस्तों, इसी तरह गत 31 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सरकारी भूखंडों पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में जो अधिसूचना जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी की थी, उसके विरोध में एक याचिका दायर की गई थी। उसको उच्च न्यायालय ने उस याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया। शीर्ष अदालत का कहना है कि लाभार्थी बड़े लोग हैं, यदि हम याचिकाकर्ता को राहत देते हैं तो इसका प्रभाव आम लोगों पर पड़ेगा, और ये कहकर उन्होंने जो अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका थी उसको खारिज कर दिया। दोस्तों, इसी तरह हरियाणा के फरीदाबाद में जून 2021 को शीर्ष अदालत ने खोरी गांव में 80 एकड़ की वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को 6 सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। वहां पर लगभग 10,000 घर बने हुए थे, और जब अदालत की इस कार्रवाई को रोकने के लिए वहां पर एक याचिका दी गई तो अदालत ने मना कर दिया कि ये वन की भूमि है और महत्वपूर्ण भूमि है, इस पर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार नहीं है। उस समय अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण से अधिक वन के भूमि की सुरक्षा को महत्व दिया और वन भूमि की सुरक्षा के लिए उस याचिका को मानने से इनकार कर दिया। जबकि हल्द्वानी के बनफूलपुरा में शीर्ष न्यायालय ने मानवीय आधार पर उच्च न्यायालय के उस आदेश को रोक दिया जिस पर कि अतिक्रमण को हटाने संबंधी आदेश दिए गए थे, और शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ये मानवीय दृष्टिकोण से अभी अतिक्रमण को हटाना उचित नहीं है, और उच्च न्यायालय के अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेश को स्थगित कर दिया। अब उस पर आगे सुनवाई होनी है। अभी शीर्ष अदालत ने जो प्रक्रिया उसके लिए अपनाई है, उसके लिए जो वांछित तथ्य हैं उन्हें जुटाए जा रहे हैं। रेलवे उनको शामिल करेगा, अगली सुनवाई में उनको रखेगा। दोस्तों, अगर बात करें पूरे भारत में
इस तरह अतिक्रमण सरकारी जमीनों और संपत्तियों पर करना एक लोगों का, जो ऐसे लोग हैं जो स्वच्छंद विचार के हैं और कुछ भ्रष्ट नेताओं के संपर्क में हैं, वो सरकारी संपत्ति पर अपना अतिक्रमण करना अधिकार समझते हैं। अगर देखें तो रेलवे के ही वर्तमान समय में कम से कम 2000 एकड़ भूमि इस तरह अतिक्रमित की जा चुकी है। अन्य विभागों की कितनी जमीन होगी आप कल्पना कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ उदाहरण दिए, ये गिने चुने उदाहरण हैं जो वर्तमान समय में काफी चर्चा में हैं, इस पे कार्रवाइयां हो रही हैं। और अगर पूरे भारत की बात करें, भारत में अनगिनत ऐसे मामले हैं जिनकी विस्तार से चर्चा किया जाना किसी भी छोटे समय में संभव नहीं है। ये तो हर सरकारों के पास, हर राज्य सरकारों के पास अलग अलग इसका रिकॉर्ड होगा। भारत सरकार और प्रदेश की अन्य सभी राज्य सरकारों की अगर बात करें तो लाखों की संख्या में ऐसे प्रकरण हैं जिन पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। और अतिक्रमण विरोधी अभियान को शीर्ष अदालत के माध्यम से, निम्न अदालतों के माध्यम से या राजनीतिक और किसी कारण से उन पर अतिक्रमण विरोधी अभियान नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये अतिक्रमण क्यों होता है, इसके कारण क्या है। जो महत्वपूर्ण कारण हैं उन पर बात करेंगे। पहला कारण तो जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जो जरूरतमंद एवं स्वच्छंद लोगों द्वारा प्रशासन के बेईमान एवं अकर्मण्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी संपत्ति को चोरी करने की क्रिया है, इनको चोरी की संज्ञा ही देंगे। क्योंकि अगर सरकारी संपत्ति है और जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं करते हैं और उनसे जो अतिक्रमण करता है उनसे मिलीभगत करके उस पर कब्जा करवा देते हैं, तो ये उन लोगों द्वारा चोरी की संज्ञा में शामिल होने की क्रिया ही कही जाएगी। दूसरा कारण ये कि प्रत्येक वर्ग के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और सरकारी भूमि पर सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण करते हैं और अपने को अपराध मुक्त भी समझते हैं। सरकारी संपत्ति पर अगर कब्जा कर लिया उन्होंने कानून को धता बता के, तो उससे वो कोई अपराधी अपने को नहीं साबित करते हैं, वो अपने को अपराध मुक्त ही समझते हैं। ये भी एक कारण है। इस क्रिया में जो भूमाफिया हैं, जो कुछ भ्रष्ट राजनीतिक हैं और भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन सबका एक गैंग बना हुआ है जो सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने में जरा सा भी नहीं हिचकते हैं और सारे सिस्टम को एक तरह से इग्नोर करके अतिक्रमण कर लेते हैं और उस पर अपना अधिकार समझते हैं। इसमें उनको कोई भी अपराध बोध नहीं होता। अगर कोई सरकारी व्यवस्था भूमि को मुक्त कराने के लिए कोई अभियान चलाती है तो इसमें जो राजनीतिक लोग हैं या भूमाफिया हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, वो उनके साथ मिलकर उसको अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक प्रमुख कारण है। एक सबसे बड़ा कारण जो राजनीतिकों का है वो ये है, जैसे कि अगर हल्द्वानी के बनफुलपुरा इलाके की बात करें या किसी भी इस तरह के अतिक्रमण संबंधी क्षेत्र की बात करेंगे, तो जब उस क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा होता है सरकारी भूमि पर, तो वहां पे पहले एक आदमी आता है, अपनी कच्ची झोपड़ी झुग्गी या घर बनाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। तो उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सभासद हों, चाहे उसके ऊपर विधायक हों या क्षेत्रीय और अन्य नेता हों, पार्टियों के पदाधिकारी हों, वो उन अतिक्रमण करता जो लोग हैं उसमें अपने वोट देखने लगते हैं और उनको अपना राजनीतिक हित उसमें दिखाई पड़ने लगता है। अतिक्रमण बढ़ने की क्रिया को रोकने में वो कोई सहयोग नहीं करते हैं, बल्कि उनमें उनको अपना राजनीतिक लाभ दिखाई पड़ने लगता है। ये भी एक सहारा है अतिक्रमण करने वालों के लिए। और इसी तरह अतिक्रमण अभियान धीरे धीरे चलता रहता है। जब कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो सभासद हो या चाहे वो विधायक हो, चुन के अगर सरकार का अंग बन गया है, तो उसको सारे नियमों की जानकारी होनी चाहिए। सरकारी भूमि की रक्षा करना, पूरे शहर का, पूरे क्षेत्र का सुनियोजित विकास किए जाने की प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए। लेकिन ये जानकारी ना होने के कारण या इस पर उनका ध्यान ना होने के कारण उनका ध्यान केवल उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर उनके पक्ष में कैसे आ जाए, इस पर रहता है। और अतिक्रमण करने वाले लोगों का मन बढ़ता रहता है और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होता रहता है। ये प्रमुख कारण है जो मेरी समझ में आ रहा है। दूसरा कारण ये भी है कि जो विभाग अपनी भूमि की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जब उन्होंने भूमि एक्वायर करी, सरकारी जैसे रेलवे विभाग है उसने अपनी भूमि एक्वायर करी और फ्यूचर प्लानिंग के लिए इसको रिजर्व करके रखा हुआ है, तो अपनी भूमि की रक्षा वो क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस समय पहला अतिक्रमण हुआ था तब भी तो उनके यहाँ कर्मचारी थे, स्टाफ थे, जो क्रिया अब वो अतिक्रमण हटाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। पहला कब्जा जब हुआ था उस समय उन्होंने वो अभियान क्यों नहीं चलाया। और अगर पहले कब्जे को दूसरे और शुरुआती कब्जों को हटा दिया जाता, जमीन की रक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध रहते, उस पर शक्ति दिखाते, तो शायद ये अतिक्रमण नहीं हो पाता और अतिक्रमण करने वालों का मनोबल टूटता और ये क्रिया रुक जाती। तो जिस विभाग की भूमि है, जिस सरकार की भूमि है,
उसको अपनी भूमि की रक्षा करनी चाहिए। बाद में इतनी बाधाएं आने से बचा जा सकता है और कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं पड़ने की नौबत आएगी और सरकारी सिस्टम को राहत मिलेगी। अब आप देखिए, कानपुर देहात के रूरा में एसडीएम, पुलिस अधिकारी, क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी, इतने लोगों के जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हट पाया और 2 महिलाओं की आगजनी में मौत हो गई। ये क्या रोका नहीं जा सकता था? जिस समय अतिक्रमण हुआ था उस समय सरकारी सिस्टम कहाँ था? उसको रोकने की क्रिया क्यों नहीं करी? ग्राम समाज की भूमि को क्यों नहीं खाली कराया? अगर पहले अतिक्रमण पर ही रोक दिया जाता तो आगे लोगों का अतिक्रमण करने का जो हिम्मत है वो क्यों पड़ती और विभिन्न विधिक प्रक्रियाओं से क्यों गुजरना पड़ता या विधिक सिस्टम में क्यों जाना पड़ता? एक कारण ये भी है कि जो शीर्ष अदालतें हैं, विभिन्न प्रकरणों में उनके विभिन्न तरह के निर्णय होते हैं। इससे भी अतिक्रमण करने वाले लोगों में बल मिलता है कि पता नहीं भविष्य में क्या होगा, हो सकता है कोर्ट से हम छूट जाएं और हमारा अतिक्रमण ना हटाया जाए। जैसे कि हरियाणा के फरीदाबाद में जो वन भूमि पर कब्जा हुआ था, उस पर कब्जा खाली कराने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया कि तुरंत 6 हफ्ते के अंदर कब्जा हटा लिया जाए, अतिक्रमण हटा लिया जाए। इसी तरह दिल्ली के महरौली में जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहां पर डीडीए ने ये तय किया कि अतिक्रमण हटा लिया जाए। डीडीए का अभियान चल रहा है। जबकि हल्द्वानी के बनफूलपुरा में मानवीय आधार पर शीर्ष अदालत ने अतिक्रमण अभियान को रोकने के निर्देश दिए हैं और आगे सुनवाई इस पर चलती रहेगी। तो इस तरह विभिन्न प्रकरणों में अगर विभिन्न मत होंगे न्यायालयों के, तब अतिक्रमण करने वाले लोगों का भी थोड़ा मन बढ़ता है कि हो सकता है भविष्य में किसी तरह हम बच जाएं, और जब तक नहीं बच रहे हैं तब तक अतिक्रमण करते रहें। तो विभागों को अपनी भूमि की रक्षा समय पर करनी चाहिए। पहला अतिक्रमण होते समय इनको रोकना चाहिए। न्यायालयों को इस पर तत्परता दिखाते हुए तुरंत आदेश ऐसे देने चाहिए कि अतिक्रमण आगे भविष्य में ना हो पाए और जो अतिक्रमण हो गया उसको तुरंत हटा लिया जाए। मेरा तो यही मानना है। और जो राजनीतिज्ञ हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी इसमें वोट बैंक नहीं देखना चाहिए। जो सरकारी संपत्ति पर कब्जा है वो देश के लिए एक अभिशाप है, उस क्षेत्र के लिए अभिशाप है। उस क्षेत्र का और देश का विकास अगर नियोजित नहीं होगा, विधिक रूप से नहीं होगा, तो फिर एक आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी बनेगी देश की और उस क्षेत्र की, और अतिक्रमण करने वाले लोगों का मन कैसे टूटे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।